सर हाँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हैदराबाद का रहने वाला है और इसने आईआईटी में आए हुए जो मैं हम लोगों ने अपने यूट्यूब पे प्राइज वाला सवाल दिया था उसको इसने सॉल्व करके भेजा है। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि तुम हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में कैसे तुमको मालूम चला उस चैनल के बारे में? सर मैं एक सेल्फ स्टडी करने वाला हूँ सर, तो मैंने जब यूट्यूब में स्क्रॉल किया जो अब मैं 11th कंटेंट के लिए, तो तब मैंने देखा कि AR1 असाइनमेंट्स की हो रही थी, तो मैंने उसको देखकर आपकी चैनल से लगाव पा लिया और उस दिन से आपकी चैनल को देखा। ओके, तो बहुत बढ़िया। तो तुमने जब तुमने सवाल सॉल्व किया तो तुमको कितना टाइम लगा, और तुमने कल वाली क्लास अटेंड करी तो उसके बारे में तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था वो भी तुम हमसे शेयर करो। सर मैंने सवाल को सॉल्व करने में लिए लगभग 5 से 6 घंटे लगाए सर, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को मैंने जल्दी कर लिया सर। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए मुझे 4-5 मिनट ही लगा, पर पहले क्वेश्चन को करने के लिए ही वो 5 घंटे। ओके, चलिए। तो लेकिन सेकंड क्वेश्चन में भी तुमको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, जैसे p² - 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। अब देखो, तुमने चूंकि सही आंसर मुझे भेजा है, तो हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस किया था कि जो सही आंसर निकालेगा उसको मैं 500 रुपीज का प्राइज दूंगा, और वो मेरी तरफ से प्राइज नहीं, वो तुम्हारी मेहनत का मिठाई है ये मान के चलो। तो मैं उसको पे कर रहा हूँ। तुम देखो, मुझे कंफर्म भी कर सकते हो कि तुम्हारे पास पेमेंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो वैसे पहुंच जाएगा, अगर मैं भेज रहा हूँ तो पहुंच ही जाएगा। तो देखो, जस्ट एक बार तुम बोलो कि क्या तुम्हारे पास पेमेंट पहुंचा? तुम्हारी आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। हेलो, आवाज, तुम्हारे पास पेमेंट पहुंची? ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इसी तरीके से प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी, ये निश्चित बात है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलिए। जो भी सवाल लिखा हुआ है प्राइस प्रॉब्लम, वो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका भी सेकंड पार्ट में समझाने वाला हूँ। और सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि ABC कोई 3 प्राइम नंबर है, जो कि इस 5 से 100 तक के सारे नेचुरल नंबर्स में से सिलेक्ट किए गए हैं तीनों प्राइम नंबर। और फिर इस तरीके के जितने भी पॉसिबल डिटरमिनेंट बन सकते हैं, ABC में डाल दो, जितने भी पॉसिबल डिटरमिनेंट बन सकते हैं उन सबका SCF मुझे आइडेंटिफाई करना। तो मैंने कहा कि इस बात को समझने के लिए ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी। क्या लिखी कि मेरे पास ABC प्राइम नंबर है जो कि 5 से 100 के बीच में लाई कर रहे हैं। इस डिटरमिनेंट को मुझे बताना है कि इस तरीके के जितने भी डिटरमिनेंट बनने वाले हैं उन सारे डिटरमिनेंट्स का HCF किसके बराबर होगा, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने कहा कि यार इतना बड़ा डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और इतने बड़े डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना, एक बच्चे ने बड़ी मेहनत करी है, वो क्लास में आया है, उसने मेरे ख्याल से 10-12 घंटे इस सवाल को सॉल्व करने में समय लगाया होगा, और उसके बाद उसने फाइनली आंसर निकाल लिया। उसका क्लास में इसलिए एंट्री भी मिली है कि उसने बड़ा मेहनत का काम किया और उसको प्राइज कल जरूर मिलेगा। तुम अपना UPI का वो जो भी होता है, क्या बोलते हैं, QR कोड, वो भेज देना अभिनंदन सर को, तो वो तुमको तुम्हारा प्राइज मिल जाएगा। तुम कम से कम चॉकलेट खाने के हकदार हो। तो मैंने कहा कि इस तरीके का अगर मेरे पास डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और इस तरीके के डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए जनरली कोशिश ये करी जाती है कि उसको 2 डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया जाए। तो मैंने कहा कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। और एग्जाम्पल लिखने के लिए मैंने कहा कि एक मेरे पास डिटरमिनेंट ये लिखा हुआ है और एक डिटरमिनेंट मेरे पास ये लिखा हुआ है, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकता हूँ, सारे लोग जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉलम को उठा के पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी कॉलम को उठा के इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी कॉलम को उठा के इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि पहला कॉलम आ जाता है के बजाय। डिटरमिनेंट में मुझे दूसरा एडवांटेज मिल जाता है। डिटरमिनेंट में चूंकि रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इसी बात का एडवांटेज उठाने वाले हैं। और क्या उठाने वाले हैं कि भाई अगर मैं रो से भी मल्टीप्लिकेशन करना चालू कर दूं, रो से भी मल्टीप्लाई करना चालू कर दूं, तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंजेबल इन केस ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो मैंने इस वाले रो को उठाया और इससे पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, और ये वाला कॉलम मेरे पास प्रोड्यूस हो गया। ये पूरा कॉलम मैंने प्रोड्यूस कर लिया। सिमिलरली फिर मैंने सेकेंड वाली रो उठाई और वो मैंने इससे मल्टीप्लाई करी, फिर इससे मल्टीप्लाई करी, फिर इससे मल्टीप्लाई करी, तो मेरे पास ये वाला कॉलम प्रोड्यूस हो गया। फिर सिमिलरली मैं तीसरे वाले रो को उठाऊंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास तीसरा वाला कॉलम आइडेंटिफाई हो जाएगा।
तो तीनों कॉलम आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लेकिन कभी मेरे पास ये आएगा ही नहीं एग्जाम में कि इस डिटरमिनेंट को बेटा इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, कभी नहीं आएगा। क्या आएगा? एक बड़ा सा डिटरमिनेंट लिखा होगा और कहा जाएगा इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ? या तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने में पूरी एनर्जी लगाऊं के बजाय मैं क्या करूं, इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेगा। तो इस तरीके के डिटरमिनेंट से ये वाला कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसी बात को मैं समझा रहा था। तो फिर से देखो, मेरे पास अगर ऐसा डिटरमिनेंट लिखा हो और ये भी ऐसा ही डिटरमिनेंट लिखा हुआ, मैं जैसे इसको स्प्लिट करूंगा वैसे ही मैं इसको भी स्प्लिट कर ले जाऊंगा और फिर चीजें मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएंगी सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मैंने इस डिटरमिनेंट में नोटिस किया वो ये कि जो पहला एलिमेंट मेरे पास लिखा हुआ है उसमें x1, x2, x3 ये तीन एलिमेंट लिखे हुए हैं। सिमिलरली दूसरा जो एलिमेंट लिखा हुआ है पहले कॉलम का उसमें भी x1, x2, x3 लिखा हुआ है। फिर जो तीसरा एलिमेंट लिखा हुआ है पहले कॉलम का उसमें भी x1, x2, x3 लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं इसमें से x1, x2, x3 हटा दूं और ये पहले रो में डाल दूं तो जो बचेगा यहाँ पर, जो भी यहाँ पर बचेगा वो क्या बचेगा? देखो, अगर मैं ये हटा दूं यहाँ पर ये हटा दूं, यहाँ पर ये हटा दूं, यहाँ पर ये हटा दूं, यहाँ पर ये भी 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 हटा दूं, तो तुम लोगों को दिख रहा होगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 नाम का ये वाला डिटरमिनेंट आइडेंटिफाई हो गया और दूसरे वाले डिटरमिनेंट का पहला रो भी आइडेंटिफाई हो गया। सिमिलरली यहाँ से y1, y2, y3, y1, y2, y3 और यहाँ से y1, y2, y3 अगर हटा दिया जाए तो मेरे पास ये वाला रो आइडेंटिफाई हो जाएगा और जो बचेगा यहाँ पर वो पहले ही वाला डिटरमिनेंट बच जाएगा। मतलब मुझे विजिबल हो जाएगा कि हर कॉलम में से मेरे पास पहला वाला डिटरमिनेंट अलग होता जाएगा और दूसरे वाले डिटरमिनेंट के तीनों रोज कैटेगरिकली एक एक करके आइडेंटिफाई हो जाएंगे। पहले वाले कॉलम से x1, x2, x3 वाली रो आइडेंटिफाई हो जाएगी, दूसरे वाले कॉलम से y1, y2, y3 वाली रो आइडेंटिफाई हो जाएगी और तीसरे वाले कॉलम से z1, z2, z3 वाला आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं, अगर मैं लिखता तो तुम लोग आसानी से देख लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बड़े से डिटरमिनेंट को मैं इस तरीके से दो डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूं अगर मैंने ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करी। अब यही काम मुझे ऊपर वाले डिटरमिनेंट में करना है और मैं आइडेंटिफाई करने का प्रयास करने वाला हूं। ध्यान से देखो, तुम लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर a क्यूब लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ b लिखा है, यहाँ पर b स्क्वायर इंटू a लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ c लिखा है, यहाँ c स्क्वायर इंटू a लिखा हुआ है। तुम लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? मैं एक और डिटरमिनेंट लिखता हूँ और वो डिटरमिनेंट मैंने कैसा लिखा? वो ऐसा लिखा। मैंने कहा पहले वाले कॉलम में मेरे पास 1 लिखा है, a लिखा है, a स्क्वायर लिखा है और इंटू a लिखा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर a नजर आने लगे, क्योंकि यहाँ पर भी a नजर आ रहा है और यहाँ पर भी a नजर आ रहा है। अगले में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा है, b लिखा है और साथ में क्या लिखा हुआ है? b स्क्वायर इंटू a लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? c स्क्वायर इंटू a लिखा हुआ है। मतलब मैंने पहले वाले कॉलम में कुछ बातें आइडेंटिफाई कर ली कि मेरे पास कुछ चीजें दूसरे वाले डिटरमिनेंट की भी आइडेंटिफाई होती दिख रही है। एक और कॉलम लिख लेंगे तो और ठीक से दिखने लगेगा। फिर मैंने देखा यहाँ पर 1 लिखा है, a इंटू बी लिखा है और यहाँ पर a स्क्वायर लिखा है। फिर मेरे पास देखो क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, एक b इंटू बी लिखा हुआ है और एक b स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, एक मेरे पास b इंटू सी इंटू बी लिखा हुआ है और एक मेरे पास c स्क्वायर लिखा हुआ है। मैं तीसरा भी लिख दे रहा हूँ और उसमें मेरे पास क्या लिखा हुआ है? देखो, एक c लिखा हुआ है, एक a लिखा हुआ है और एक a स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर मेरे पास कितना लिखा हुआ है? एक c लिखा हुआ है, एक b लिखा हुआ है, एक b स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? एक c लिखा हुआ है, एक मेरे पास और c लिखा हुआ है और एक मेरे पास c स्क्वायर लिखा हुआ है। और क्या देख पा रहे हैं सारे लोग? और ऐसा लिखने से मैंने क्या नोटिस करवाया तुम लोगों को, बहुत ही बढ़िया है। मतलब डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के ऊपर बहुत दिनों से सवाल नहीं आया है। मेरे ख्याल से एक 82 में कभी आया था, बहुत पुराना सवाल है वो, जिसपे ट्रिग्नोमेट्री सारे लोगों को याद भी होगा कि डायगोनल वाले एलिमेंट 0 होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स सिमेट्रिकल होते हैं। देख के सारे लोग उसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं। मैं चाहो तो लिख भी दूंगा, लेकिन उसके पहले हाँ जी 2022 में भी आया। हाँ जी 2022 में भी आया था। मुझे ध्यान नहीं है यार, अभी हो सकता है मेरे दिमाग को स्लिप कर गया हो, मैंने नोटिस ना किया हो, लेकिन आ जाने की संभावना है। लेकिन मेरा सवाल डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट देने का था ही नहीं। उस सवाल में प्राइम नंबर की खूबसूरती थी जो मैं समझाना चाहता था। डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट तो बहुत आसान है,
अगर एक बार बात सीख गए तो बड़े बड़े डिटरमिनेंट लिखे होंगे तो उनको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेंगे। लेकिन इन सारे सवालों को देने का पर्पज ये है कि प्राइम नंबर की खूबसूरती, क्योंकि 2010 का जो पेपर था वो IIT मद्रास से बनाया था। अब मेरे मुंह से मद्रास ही निकलता है यार, क्या करूं। मैं उस जमाने का हूँ जब 5 ही IIT हुआ करते थे। वो आज भी मेरे मुंह से बॉम्बे IIT निकलता है, दिल्ली IIT निकलता है, कानपुर IIT निकलता है, मद्रास IIT निकलता है और खड़गपुर IIT निकलता है। 5 ही थे उस समय। तो वो मैं बाकी सारी चीजों में चेन्नई निकलेगा, मुंबई निकलेगा, लेकिन वो IIT के नाम पर वही पुराने बचपन में जो टर्म्स थे वही आज भी दिमाग से निकलते हैं। तो कोई बात नहीं, वो अलग बात है। लेकिन पर्पस मेरा क्या है, इन सारे सवालों में प्राइम नंबर की कुछ खूबसूरतियां छिपी हुई हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को आती हैं। वही खूबसूरतियां मैं दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। देखो, डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत सेकंड नहीं, अभी नहीं डिस्कस किया, अभी नहीं कोई डिस्कस किया। सेकंड वाला ही पार्ट मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में डायरेक्टली करने में तो आधा घंटा लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट से करने में 5 मिनट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब वैसे बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया तो अगली लाइन में एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस एक प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। तो वो एक्चुअली प्राइम नंबर से तो वैसे ही बहुत लोगों को डर लगता है, तो और वही वैसा ही कोई टॉपिक था तो थोड़ा सा डरावना जरूर रहा होगा, लेकिन उसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। देखिए मैं इसको कंप्लीट करूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 1 into 1 लिखा है, ये मेरे पास 1 into a लिखा है, ये मेरे पास a square into a लिखा हुआ है। मतलब मेरे पास इसके पास भी एक 1 एक्स्ट्रा है, इसके पास भी एक 1 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर एक a एक्स्ट्रा है। यहाँ पर एक 1 into 1 लिखा है, 1 into b लिखा है और यहाँ पर b square into a लिखा हुआ है। मतलब मैं इस पूरे डिटरमिनेंट को अगर मैं अगले पेज पे ले जाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा। तो मैं इसको पहले अगले वाले पेज पे पहुंचा दूंगी पर। तो जो भी डिटरमिनेंट था वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। मैं अब एक बार और लिख दूंगा तो और मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊंगा बात को। मैंने कहा डेल्टा मेरे पास लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है देखो, 1 into 1 a into 1 और साथ में मेरे पास कितना लिखा हुआ है, a square into a। अगले में क्या लिखा हुआ है, 1 into 1 b into 1, अगले में b square into a और अगले में लिखा हुआ 1 into 1 प्लस c into 1 प्लस c square into a। फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 into 1 प्लस मेरे पास क्या लिखा हुआ है, a into b लिखा हुआ है। देखो a into b लिखा हुआ है तो इसको मैंने क्या लिख लिया, a into b। फिर मैंने क्या लिखा, a square into 1। फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 into 1 प्लस b into b प्लस b square into 1। फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 into 1 प्लस c into b प्लस c square into 1। ऐसे तीसरा भी लिख सकते हैं, वो बाद में लिख लेंगे पहले, लेकिन कुछ चीजें नोटिस कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ से 1 1 a हटाया तो यहाँ पे भी 1 1 a लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 1 a लिखा हुआ है। और क्या देख पा रहे हैं सारे लोग? हेलो yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 a अगर मैंने पहला रो दूसरे वाले डिटरमिनेंट का हटा लिया तो जो डिटरमिनेंट बचेगा, जो पहला डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या बचेगा, 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। जो पहले वाले कॉलम को देख के मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। क्या सारे लोगों ने ये बात नोटिस कर ली? अगर मैं 1 1 a नाम के तीनों एलिमेंट यहाँ से हटा दूं तो पहले कॉलम से जो डिटरमिनेंट बनता दिख रहा है वो क्या बनता दिख रहा है, 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। अरे क्या दिखा? दूसरे वाले में अगर ध्यान से देखो तो मैं क्या हटाने वाला हूं, 1b a, यहां पर भी 1b a और 1b a 1। देख पा रहे हैं सब लोग, 1b 1 अगर मैं पूरे में से हटा दूं तो जो डिटरमिनेंट बनता दिख रहा हो, क्या पहला वाला डिटरमिनेंट से जो आ रहा था 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर अभी भी आता दिख रहा है? हेलो yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मैं अब लिखे दे रहा हूं, 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। और इसको जो हटाया वो क्या हटाया, पहले वाले कॉलम से मैंने हटाया 1 1 a, दूसरे वाले कॉलम से क्या हटाया 1b 1, तीसरे वाले कॉलम से क्या हटने वाला है c 1 1।
अरे क्या मेरी बात दिखी? यस सर। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे होगे, सी यहाँ पर, सी यहाँ पर भी, सी यहाँ पर भी, और बाकी सब में 1 1 1। तो ये C11 नाम का रो तीसरे वाले कॉलम से छट के अलग हो गया। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है? यस सर। ठीक है ना? अब देखो ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, यहीं से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि डिटरमिनेंट, इस तरीके के जितने भी डिटरमिनेंट लिखे जाए जिसमें ए बी सी प्राइम नंबर है, अब यहां से प्राइम नंबर का रूल आने वाला है, और उसका HCF कितना होगा, सारे जितने भी पॉसिबल डिटरमिनेंट बनेंगे, बहुत सारे डिटरमिनेंट बनने वाले हैं, उन सारे डिटरमिनेंट्स का HCF कितना होने वाला है आइडेंटिफाई। और ये डिटरमिनेंट देख के तो मेरे ख्याल से सारे लोगों को बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता होगा कि क्या रिजल्ट है। अरे क्या याद है ना सारे लोगों को इसका रिजल्ट? A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। हेलो, यस सर। और ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ये भी आसान रिजल्ट होता है, वो भी सारे लोगों को याद ही रहना चाहिए। A B C, साथ में मेरे पास कितना, A प्लस बी प्लस सी माइनस ABC माइनस 2, इसका रिजल्ट ही आ जाता है। लेकिन इस सवाल की खासियत यही है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी ही नहीं। तो करना क्या है, देखो मैं पहला वाला डिटरमिनेंट ऐसे लिखने वाला हूं, मैंने C2 को चेंज किया, कैसे, C2 माइनस C1, और मैंने C3 को चेंज किया, कैसे, C3 माइनस C। सिमिलरली यही काम मैं दूसरे वाले में भी करने वाला हूं। मैंने कहा इस वाले डिटरमिनेंट में भी C2 को चेंज करो, C2 माइनस C1, और C3 को चेंज करो, C3 माइनस। मैंने ऐसा कर दिया, और ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ वो अगली स्टेप पे नजर आने लगेगा। यहाँ पर आया 1 1 1, यहाँ आया A माइनस 1, B माइनस 1, C माइनस 1, यहाँ पर आया A स्क्वायर माइनस 1, B स्क्वायर माइनस 1, C स्क्वायर माइनस 1, ये डिटरमिनेंट 1 इंटू पहले वाले कॉलम को दूसरे में हटाया गया, पहला तो एज इट इज रहने वाला है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, B माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस C, और इसी को मैंने जब तीसरे में सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आ गया A माइनस 1, यहाँ आ गया 0, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस C। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है? और ऐसा आने से क्या एडवांटेज मुझे मिला, क्या क्यों मैं इसको एडवांटेज में कन्वर्ट करने वाला हूं। B प्राइम नंबर है, B प्राइम नंबर है, C प्राइम नंबर है, A प्राइम नंबर है, C प्राइम नंबर है। अगर मैंने B में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये इवन नंबर हो जाएगा, 1 में से माइनस C सब्ट्रैक्ट किया तो इवन नंबर आ जाएगा। क्या इस वाले कॉलम में से 2 का फैक्टर कॉमन आता दिख रहा है? सिमिलरली इस वाले में A माइनस 1 इवन नंबर हो गया, 1 माइनस C इवन नंबर हो गया, और इस वाले में से भी 2 का फैक्टर कॉमन निकल आया। तो क्या हर हालत में 4 का फैक्टर कॉमन आता दिख रहा है? उसके बाद में कुछ बता नहीं, बट आई एम 100% श्योर कि ये वाला जो डिटरमिनेंट होगा वो गारंटेड 4 का मल्टीपल होने वाला है, 4 एक कॉमन फैक्टर आने वाला है। क्या ये वाली बात सारे लोगों को समझ में आ गई? यस सर। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इंटरेस्टिंग बात है वो पहले वाले डिटरमिनेंट में, और उसमें देखो ये वाले सारे नंबर इवन होते दिख रहे होंगे। अरे क्या 2 का फैक्टर कॉमन आता दिख रहा है सबको? तो 2 का फैक्टर आ गया। ये जो टर्म लिखे हुए इनको मुझे अलग से समझाने की जरूरत है, यही खूबसूरती है और यही मैं सिखाना चाहता हूँ, और ये मैं अगले पेज पे सिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखो, बहुत ही बेहतरीन बात है, हो सकता है भगवान ने चाहे तो कल इसी बात पर सवाल आ जाए। इसमें 4 कॉमन आ जाएगा। अभी रुक जाइए, मुझे मालूम है आपका ज्ञान कितना है, मेरी भी बात सुन लीजिए। लिखा हुआ है मेरे पास A स्क्वायर माइनस 1, अरे ऐसा लिखा हुआ है। यस सर। तो A B C प्राइम नंबर है, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए P स्क्वायर माइनस 1 लिख लूं, तब भी कोई बुरा नहीं मानेगा। मतलब P स्क्वायर माइनस 1 में से, जबकि P की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, किस चीज का फैक्टर निकलेगा यही मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। और सारे लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि दिस कैन बी रिटन एज P माइनस 1 इंटू P प्लस 1। अरे क्या मेरी बात दिख रही है? यस सर। और इसीलिए तुमने बोला कि ये भी एक इवन नंबर है क्योंकि P में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये भी एक इवन नंबर है, P में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 का फैक्टर आएगा। ये बहुत कमजोर कंक्लूजन है, और ये क्यों कमजोर कंक्लूजन है इस बात को समझाने के लिए मैंने कहा कि ये नंबर लाइन है। ये मेरे पास एक प्राइम नंबर है P, ये उससे छोटा छोटा नंबर है P माइनस 1, और ये उससे बड़ा नंबर है P प्लस 1। अरे ये तीनों कंसेक्यूटिव दिख रहे होंगे सारे लोगों को? यस सर। एक बात सारे लोगों को दिख रही होगी कि ये प्राइम है, और प्राइम के पास 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। बिल्कुल पक्की बात है। हेलो, यस सर। ठीक है ना? यस सर। ये इसके पास 2 का फैक्टर एक सारे लोगों ने नोटिस कर लिया, इसके पास 2 का फैक्टर सारे लोगों ने नोटिस कर लिया,
और ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, निश्चित बात है इन तीनों में कोई एक 3 से डिविजिबल होगा, 3 लगातार इंटीजर हैं, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। अरे मालूम है, लेकिन 2 का तो फैक्टर हम लोगों ने सोच ही लिया ना। तो अब हम लोगों ने क्या बोला कि ये 3 लगातार इंटीजर है और इन तीनों में से कोई ना कोई एक गारंटेड 3 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन ये डिविजिबल हो नहीं सकता सिंस इट इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसके पास या तो इसके पास किसी एक के पास 3 का फैक्टर भी होगा। यस सर। तो मैंने एक 3 का फैक्टर मान लिया, इसके पास लिख लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, किसी एक के पास 3 का फैक्टर होगा, पक्की बात। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कहीं पर 4 लगातार इंटीजर लूं, 4 लगातार इंटीजर, मान लो एक 4k है, एक 4k प्लस 1 है, एक 4k प्लस 2 है और एक 4k प्लस 3, ठीक है ना। और मैं कोई भी 3 लगातार इंटीजर पकड़ूं जबकि बीच वाला इंटीजर मेरे पास ऑड है, तो या तो इधर कोई के किसी एक के पास 4 का फैक्टर होगा। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये 4 लगातार इंटीजर मैंने लिखे, 4 छोड़ो, कोई भी 3 लगातार इंटीजर अगर लिखोगे दुनिया के और अगर बीच वाला ऑड है तो दाएं बाएं के पास हर हालत में किसी ना किसी एक के पास 4 का फैक्टर जरूर होगा। क्या मेरी बात सही पड़ी? यस सर। मतलब कोई भी 3 नंबर लगातार अगर हो और बीच वाला ऑड हो, मतलब अगर बीच में 5 है, इधर 4 है और इधर 6 है, तो निश्चित बात है एक के पास 4 का फैक्टर जरूर होगा। एक मेरे पास 101 है, एक मेरे पास 102 है, तो आगे वाला 100 होगा, इसके पास 4 का फैक्टर है। कोई भी दुनिया के 3 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर उठाओ और अगर बीच वाला ऑड है तो हर हालत में इन दोनों में से किसी ना किसी एक नंबर के पास 4 का फैक्टर जरूर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने ये वाले 4 नंबर लिख लिए। मैंने कहा इन 4 नंबर में अगर कोई भी 3 नंबर पकड़ो लेकिन बीच वाला नंबर अगर ऑड है तो हर हालत में या तो इसके पास किसी ना किसी एक के पास 4 का फैक्टर होगा। कोई कहेगा कि आपने यहां 4k से क्यों चालू किया? मैंने कहा जहां से मान चालू करो। 4k के बजाय कोई कहे कि मैंने 4k प्लस 1 से चालू किया, तो 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3 के बाद 4k प्लस 4 फिर से आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और अगर बीच वाला ऑड है तो निश्चित बात है इन दोनों में से किसी ना किसी एक के पास गारंटेड एक 4 का फैक्टर जरूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने 2-2 के फैक्टर यहां पर लिखे हुए थे, इनमें से किसी एक के पास 4 का फैक्टर जरूर रहा होगा। अरे क्या रहा होगा कि नहीं रहा होगा? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो 4 यानी 12 दूनी 24 का फैक्टर जरूर रहा होगा। मतलब पी स्क्वायर कोई भी प्राइम नंबर 5 या 5 से बड़ा है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो हर हालत में इस वाले टर्म को 24 से डिविजिबल होना पड़ेगा। बेहतरीन खूबसूरत बात है और यही बात सिखाने के लिए सवाल लिखा गया। क्या उस बात की इंपॉर्टेंस सारे लोगों को महसूस हो रही है? यस सर। ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं सिर्फ इस छोटी सी बात को सिखाने के लिए मैंने ये पूरा डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट कर दिया, जबरदस्ती बना दिया। और ये मुझे मालूम है कि ये देख के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मैं चाहता तो सिर्फ यही दे देता, लेकिन अब चूंकि 500 रुपये भी मुझे देने थे तो मैंने कहा सारे बच्चे ना सॉल्व कर रहे, थोड़ा सा डरना भी तो चाहिए लोगों को। तो मैंने एक जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दिया और वो मल्टीप्लाई भी मैंने ऐसा किया ताकि उसको भी सॉल्व ना करना पड़े, उससे भी 4 का फैक्टर ऑब्वियसली मुझे दिख जाए अगर कोई ऐसी सब्ट्रैक्ट करके लिख लेगा तो। लेकिन लड़ाई इस बात की थी कि डिटरमिनेंट मैंने सीधा लिखा ही नहीं, मैंने डरावना सा डिटरमिनेंट लिख दिया। और ये डिटरमिनेंट ऐसा तो है नहीं कि किसी टेक्स्ट बुक से मैंने लिख दिया, मैंने तो मुझे ये भी आता था मैंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डरावना बन जाएगा। डरावना इसी को देख के लोग डर जाएंगे कि क्या किया जाए। कुछ लोगों ने बहादुर दिखाई और सॉल्व भी कर दिया, लेकिन सॉल्व करने के बाद उन्होंने फैक्टराइज कर लिया। जैसे इसके फैक्टर कर लोगे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो वहां से तुम खोज क्या पाओगे? वहां से सिर्फ 8 का फैक्टर खोज पाओगे। जबकि मैंने क्या कलाकारी करी, मैंने ये वाला टर्म लिख लिया और इस टर्म को ही तो मैं समझाना चाहता था, जो कि मैंने पिछले पेज पर तुम लोगों को ठीक समझा दिया कि a स्क्वायर माइनस 1, b स्क्वायर माइनस 1, c स्क्वायर माइनस 1, प्राइम नंबर के स्क्वायर में माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करो और प्राइम नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो निश्चित बात है हर एक एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, तीनों 24 के मल्टीपल होंगे। मतलब इस कॉलम में से 2 4 का फैक्टर नहीं 24 का फैक्टर निकल के आने वाला है। यही तो खूबसूरती थी इस सवाल की। और इससे 2 का फैक्टर निकल के आने वाला है 24 दूनी 48, 48 इंटू 4 करोगे तो 192 आ जाएगा। क्या मेरी बात सारे लोगों को समझ में आती दिख रही है? ठीक है ना। तो हर डिटरमिनेंट से 192 का फैक्टर आएगा। लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं हुई,
थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। वैसे आंसर आ जाएगा क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से ऑप्शन टिक भी कर लोगे। इनफैक्ट ये इतना डरावना एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ यही आ जाएगा और यही आ जाएगा। हाँ जी बोलिए सर। जैसे जो आपने बताया कि जो अगर लगातार हम 4 इंटीजर्स लेंगे उसमें से अगर कोई 3 लिया हमने और बीच वाला ऑड है तो वो 4 से डिविजिबल होंगे दोनों, बाकी नहीं, मैंने क्या बोला फिर सुनो। नहीं सर, वो जो अगर दोनों में से कोई एक डिविजिबल होगा 4 से, पक्की बात। हाँ तो सर बट सर जब हमने उसे कहा कि ऊपर में p-1 और p+1 लिया और हमने 2 अकाउंट कर लिया, नहीं तो मैंने सर हटा हमें दिया 2 एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। ये हटा दिया ये हटा दिया। अच्छा सर, मैंने कहा कि ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, पक्की बात है। दोनों दो और 2 का फैक्टर होगा, लेकिन इन दोनों में जब मैंने ये प्रूव किया कि इन दोनों में से हर लत में कोई एक 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो उसके पास अगर 4 रखा तो ये 2 हटा दिया। ओके सर, ओके। तभी तो 24 आया ना। बात बिल्कुल जस्टिफाइड, मतलब वो कमजोर बात नहीं है। अरे तुम लोगों में से क्लास में जो बच्चे हैं उनमें से कितने लोगों ने सवाल अटेम्प्ट किया था? सर मैंने किया था सर। अच्छा किया था, ठीक है। मतलब कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन वो चूंकि मैंने प्राइज दिया था तो शायद सारे लोगों को लगा कि यार कुछ खतरनाक तो नहीं लिख दिया इन्होंने। मतलब मैंने तुम्हारे मतलब की चीजें लिखी थी भाई। क्या ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है? अरे क्या ये डिटरमिनेंट एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं आ सकता? अरे क्या डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट सीखा है कि नहीं सीखा? बस जो बात इंटरेस्टिंग थी, जो अभी मेरे ख्याल से जेई के सिलेबसों में जनरली कभी कोई सवाल नहीं आया, मुझे मालूम है कि जेई का जो पेपर है वो इसी तरीके से ग्रो करता रहा। कैसे ग्रो किया? एक चीज आ गई, फिर उसके ऊपर बहुत सारा काम चालू हो गया, फिर एक और चीज आ गई, फिर उसके ऊपर बहुत सारे वैरायटी के सवाल चालू हो गए। मतलब एक जमाने में लोगों को लेबनीज थ्योरम नहीं मालूम थी, अब तो लेबनीज थ्योरम के बगैर पेपर ही नहीं बनता। तो जैसे ही एक बार लेबनीज थ्योरम आ गई, फिर लेबनीज थ्योरम दुनिया में ऐसी फैल गई चारों तरफ कि यार हर सवाल में लेबनीज ही लगने लगी। तो आइडिया ये है कि एक आइडिया सिर्फ इतना कि प्राइम के स्क्वायर में 1 सब्ट्रैक्ट करो तो उससे 24 का फैक्टर गारंटेड निकल के आएगा अगर प्राइम 5 से बड़ा है। बस इस बात को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा सवाल गढ़ा गया था। अरे मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो पहला वाला सवाल खत्म, दूसरा वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग पहले की तरफ चलते हैं। मतलब मैं एक और बात जो कहना चाहता था वो और मैं बोल दूं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे पास 192 का फैक्टर तो कंफर्म हो गया कि 192 का फैक्टर आने वाला है। 192 कैसे आया? 1 से 2 का फैक्टर आया, 1 से 12 का फैक्टर आया और 1 से 4 का फैक्टर आया। तो मेरे ख्याल से इतना ही आया ना, 4 3 12 दूनी 24 24 चौको 192 और एक 2 का फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पर भी लिखा हुआ, एक और 2 का फैक्टर आया सर 90। हाँ सर, अब 192 हो गया। तो ये मुझे मालूम चल गया कि गारंटेड 192 तो हर डिटरमिनेंट के पास होगा ही होगा। जो भी डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे उसके पास 192 नंबर तो होगा ही होगा। अरे लेकिन सवाल ये कि क्या 192 से बड़ा तो नहीं आ जाएगा कोई नंबर? मतलब 192 से छोटा तो एचसीएफ अब नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो नहीं आ जाएगा। तो उसके लिए बस एक छोटी सी मेहनत और करनी पड़ेगी कि 2 नंबर ले लेना, 2 या 3 नंबर ले लेना। एक 5 ले लेना, एक 7 ले लेना, एक 11 ले लेना, एक 7 ले लेना, 11 ले लेना, 13 ले लेना और एक और कुछ बड़ा वाला ले लेना, 7 ले लेना, 11 ले लेना, 29 ले लेना, ऐसे ले लेना। और इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में लगा दोगे तो जब भी कॉमन फैक्टर देखोगे 192 आ जाएगा। अगर 2 के बीच में कॉमन फैक्टर 192 आ गया तो फिर सबका जो एचसीएफ होगा वो 192 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब इस स्टेज पर एक फियर है। वो क्या फियर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यार इससे बड़ा नंबर भी कोई कॉमन निकल के आ जाए। तो यार अब उससे बड़ा अगर निकल, मतलब इससे छोटे की तो कोई गुंजाइश नहीं। 192 तो कंफर्म हो गया। अगर तुम ये वाला और ये वाला डिटरमिनेंट ले लोगे, ये वाला और ये वाला 3 नंबर ले लोगे, और चूंकि इन दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आती है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 माइनस ए बी सी। इसमें लगा दोगे तो तुम्हारे पास हाँ बोलो। सबसे एक 3 और कॉमन आएगा। फिर से बोलो सर मेरे हिसाब से एक 3 और कॉमन आएगा क्योंकि सर सारे प्राइम्स यहाँ पे 6k प्लस 1 या माइनस 1 होंगे, तो सर एक 3 और कॉमन आएगा। फिर से बोलो सर क्योंकि सारे प्राइम्स यहाँ पे 6k प्लस 1 या माइनस 1 होंगे, तो सर एक 3 और कॉमन आएगा। अच्छा, सारे के 6k प्लस 1 और माइनस 1 के फॉर्मेट के। एक्चुअली ये भी एक 6k प्लस माइनस 1 से क्यों ऐसी मोहब्बत है सर? क्योंकि सर 2 और 3 प्राइम है तो सर उसके मल्टीपल्स हो नहीं सकते। अरे 4k
4k + 1 और 4k + 3 के फॉर्मेट के सारे प्राइम नंबर नहीं हो सकते क्या? या 4k - 1? अरे क्या 2k + 1 और 2k - 1 के फॉर्मेट के नहीं हो सकते? बस k की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए सर। लेकिन यहाँ पे हम और बड़े नंबर में ले रहे हैं, तो हमारे पास और कॉन्क्रीट वैल्यू है। मतलब बात तुम्हारी ठीक है कि ये भी मेरे, अरे यार सारे और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, तो वो किसी भी ऑड के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये भी ऑड ही तो लिखे हुए हैं, तो ये सब ऑड नंबर रहेंगे। ऑड नंबर के बहुत सारे एलिमेंट्स निकालेंगे, उसमें कुछ प्राइम आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, ठीक है ना? नहीं, कुछ प्राइम आएंगे, कुछ कंपोजिट आएंगे, ठीक है? जो कंपोजिट आएंगे उसको हटा देंगे, कह देंगे देखिए जितने भी प्राइम नंबर हैं वो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना? नहीं सर, इस डिटरमिनेंट में 192 के बाद एक और 3 कॉमन आएगा। आपकी बात मैंने सुन ली। अरे मैंने लगा के देख लिए वैल्यूज। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ABC, तुम कह रहे हो इसमें 6k + -1 रखिए, 6k + -1 रखिए, 6k + -1 रखिए, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो चलो यहाँ प्लस रख देते हैं, यहाँ -1 रख देते हैं, 6k - 1। अब क्या करें? इसको यहाँ से ट्राई करें, यहाँ पे ये अटक जाएगा कि नहीं अटकेगा? नहीं सर, हमारे सर A - B, B - C, C - A है। तो सर उनमें से 2 या तो +1 होंगे या 2 -1 वाले होंगे, ठीक है सर। और तीसरा ऑपोजिट साइन का होगा मोस्ट प्रॉब्लम। नहीं, हाँ नेसेसरी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो यहाँ से भी तो दिख रहा है ना। एक्चुअली 6 ऐसा लगता है कि 1 हट गया, 6k + 1 रहा होगा तो 1 हट गया। अरे वो तो 6k + 1 भी हो सकता है, 6k - 1 भी आएगा, फिक्स नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तुम अब पक्का श्योर हो गए हो ना? हाँ सर, श्योर। चलिए ठीक। और सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए सर, जैसे जो हम डिटरमिनेंट लिखेंगे, हमें तो पता है कि जैसे जैसे हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, हाँ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पक्की बात। तो अगर हम बाय चांस, अगर सपोज हमें पूरा मेथड ना करना पड़े, हाँ, और हम जो सबसे छोटी वैल्यूज है 5, 7 और 11 प्लग इन करके देखेंगे, तो क्या उससे हमारा आंसर आ पाएगा? मैंने भी प्लग इन करके देखा था, यही सोच के कि कहीं बच्चों ने यही लगा दिया और उससे क्या आ जाएगा, तो उससे भी मेरे पास सारा डेटा रखा हुआ है। वो अगर वैल्यू लगाओगे तो ये वाला नंबर मैच करेगा, इस वाले से बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, और एक इसमें सिर्फ 4 का फैक्टर आएगा, फिर एक 3 आएगा, एक 5 आएगा और एक 11 भी आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक और प्रॉब्लम आ गई। हाँ, अभी मैं प्रॉब्लम सुनता हूँ। कि पैरिटी के लेंगे, मतलब +1 या -1 वाले। हाँ, तो सर जो दूसरा डिटरमिनेंट है, हाँ, उसमें कॉमन लगेगा। फिर से बोलो। सर जब तीनों एक ही टाइप के लेंगे, 6k + 1 या 6k - 1, हाँ, तो सर दूसरे डिटरमिनेंट में कॉमन आने लगेगा। अगर एक टाइप के लोगे ना? हाँ सर। तो मैंने कब कहा एक टाइप के ही होंगे? अरे मैं वैल्यूज लगा के दिखाता हूँ यार। तो हमें तो HCF लेना है ना, तो हाँ, हम एक कोई पर्टिकुलर केस नहीं ले सकते। हाँ, एक एक्चुअली मुझे तो सारे डिटरमिनेंट में से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आइडेंटिफाई करना है। मतलब मैंने अपने पूरे कैलकुलेशन से जो फैक्टर निकाल दिया वो 192 आया, वो सारे डिटरमिनेंट के पास तो होगा गारंटेड। कुछ के पास इसके साथ में 2 का भी फैक्टर आएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी डिटरमिनेंट आएगा जिसकी वैल्यू आएगी जिसमें इसके साथ 3, 5, 7 का भी फैक्टर आ जाएगा, जो कि फिर SCF में नहीं काउंट होगा। तो SCF 192 आएगा। इसलिए मैंने कहा कि 3 एग्जाम्पल ले लेना, इनकी वैल्यूज डिटरमिनेंट में लगा देना जो मैंने निकाल के रखी है, और तुम देखोगे। अरे सुनिए तो मेरी बात, अब सुन लीजिए। मैंने कैलकुलेट करके देखा है, जो मैथमेटिकल बात है उसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। सर वैसे ये मैथमेटिकल ही है। क्या बोलिए सर की जो दूसरा डिटरमिनेंट है, हाँ, सर उसमें अगर सब एक ही टाइप के होंगे तो उससे कॉमन निकलेगा 3 का फैक्टर। वैसे तो 6 का फैक्टर कॉमन निकलेगा। हाँ, नहीं, हाँ 6 का फैक्टर। हाँ, लेकिन हम 3 का मान लेते हैं। हाँ, 3 का फैक्टर निकलेगा। और अगर तीनों एक ही टाइप के नहीं होंगे, हाँ, तो दूसरे से निकलेंगे। अगर एक ही टाइप के नहीं होंगे तो दूसरे से निकलेंगे, दूसरे डिटरमिनेंट से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे बताओ ना? अरे सुनो, अरे सुनो पहले डिटरमिनेंट। बेटा सुनो। हाँ सर। अगर एक टाइप के नहीं है मान लो, ठीक है, तो क्या इससे और इससे मिलके 3 का फैक्टर कॉमन निकलेगा या 6 का फैक्टर कॉमन निकलेगा? नहीं सर, मैं तो फैक्टर्स देख के बोल रहा हूँ, मैं डिटरमिनेंट देख के बोल रहा हूँ। डिटरमिनेंट, अरे कॉमन तो कॉलम से ही निकलेगा ना। एक मिनट सर, मुझे देखने दीजिए। हाँ बोले सर। मुझे डिटरमिनेंट का वैल्यू मैंने
इस टोटल डिटरमिनेंट से मैं रो और रो कॉलम की मैनिपुलेशन से किया सर, ऐसे भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ वैसे करते तो मुझे a minus b b minus c minus a times c minus 1 times a b minus 1 आ रहा है सर। मतलब तुमने पक्का मालूम तो सही कैलकुलेट किया, ये नहीं आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है, मतलब मैंने सही कैलकुलेट किया सर। कॉलम 1 को कॉलम, अरे एक मिनट रुक जाओ। इस 1 से एक्सपांड कर देते हैं, इस 1 से एक्सपांड करते हैं तो b माइनस 1 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। हाँ फिर इस 1 से एक्सपांड करते हैं तो माइनस 1 आएगा, कॉलम हटाया तो 1 माइनस c आ जाएगा। अरे आ, फिर इस a से एक्सपांड कर देते हैं हाँ जी सर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये और ये हट गया, 1 माइनस bc आ जाएगा। अरे ऐसा आ रहा है? हाँ तो ये जो भी लिखा हुआ है मेरे पास, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। एक b आया, इससे एक प्लस का c आया, इससे प्लस का एक a आया, यहाँ से एक -1 और यहाँ से एक -1 आया, -2 आया, और यहाँ से एक माइनस का abc आया। यार मैंने सही कैलकुलेट किया। सर सरस रूल से भी देख सकते हैं। हाँ जी सर सरस रूल से सीधा दिख जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे लेकिन मुझे लगा यहाँ पे ये अर्थ नहीं, मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, इसलिए मैंने सॉल्व करके देख लिया। तो वो जो आप, हाँ जी सर मैंने नॉर्मल मेथड से किया तो मुझे वो 5 है, तो उस 5 को भी मैंने सॉल्व किया तो एक्सेप्ट मुझे 192 ही मिल रहा है सर, जो आपको मिला है। लेकिन भाई इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपने जो गलत कैलकुलेट करके सही आंसर निकाल दिया तो आपका सही मान लेना। नहीं सर, मैंने 4 बार चेक किया सर, वही आ रहा है। यार मैंने तो एक्सपैंड कर दिया यार, अब इससे सरल तो कोई काम नहीं हो सकता। अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप खुद बताइए ना। मैंने कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस 8 टाइम्स कॉलम 2 किया सर पहले। मतलब तुम यहाँ से यहीं से सॉल्व करवाना चाहते हो मुझसे सर? हाँ, तुम चाहते हो, तो ऐसा किया, तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से समझूं, इन दोनों से ना समझूं, ऐसा बोल रहे हो? हाँ मैंने वैसा किया सर, मुझे मेथड नहीं आता था तो अच्छा कोई बात नहीं। तो तुमने यहाँ से सॉल्व किया यार, अब यहाँ से मुझसे प्लीज ना सॉल्व करवाओ यार, क्योंकि अब मुझे ये वाला डिटरमिनेंट, तुमने क्या इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, कुछ ऐसा किया? नहीं सर, पहले कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस 8 टाइम्स कॉलम 2 किया, फिर कॉलम 2 को कॉलम 1 से किया, फिर कॉलम 3 को कॉलम 1 और कॉलम 2 से किया। अब ठीक है, मान लो मैंने, तुमने कुछ किया होगा यार, अब मैं सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है तो मैं तुम्हारे कैलकुलेशन को आगे लेके बढ़ूं, लेकिन क्या मैंने कोई जो कैलकुलेशन किया ये सही लग रहा है ना सारे लोगों को? आपकी कैलकुलेशन बराबर है। तो यार पहले एक बात तो समझो, किसी एक सवाल का 2 मेथड से नहीं आ सकते, 2 आंसर नहीं आ सकते। तो अगर ये सही है, तुम लोगों को दिख रहा है, अगर कहो कि इसमें कोई गड़बड़ी है तब तो मैं यार दोबारा सोचूं, लेकिन अगर ये वाला मेथड सही दिख रहा है सारे लोगों को, जस्टिफाइड दिख रहा है, तो यार फिर तुम्हारे वाले में गलती होगी तो मैं उसमें क्या आर्गुमेंट करूं, क्योंकि अब मैं वो एक्सपैंड करना नहीं चाहता वैसे जैसे तुमने किया है। ठीक है ना? मुझे 7 स्टेप में आ गया सर, वो मुझे ये 3 टर्म्स कॉमन मिल रहे हैं सर जो आपको मिला। हाँ वो ये वाला फैक्टर को मैंने, ये वाला फैक्टर सेम आ रहे हैं सर, सेम आ रहे हैं। ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया तुम्हारा, ये बदल गया तुम्हारा। मतलब मुझे ab minus 1 टाइम्स c minus 1 आ रहा है सर। अच्छा, इसके भी फैक्टर हो गए तुम्हारे, a माइनस b टाइम्स कुछ और आया, मतलब ठीक है, मतलब ये नहीं आया तुम्हारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कुछ इतनी खूबसूरत गलती करी है जिससे ये वाला टर्म मैच कर गया और ये वाला नहीं मैच किया, तो भाई अब हम कैसे बता दें? या तुम एक काम करना, मैं तुम्हारा सोल्यूशन चेक कर लूंगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? मैंने भेजा था, मैंने देखा नहीं यार, मैं सवेरे से आज लोगों के सवाल ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने आज बहुत, क्योंकि वो आखिरी दिन था और इतने दिन से बच्चे पढ़ रहे थे तो मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो मैंने सबके सारे सवाल खत्म कर दिए आज। मतलब वो अब मुझसे कुछ उम्मीद नहीं करते थे, इस चीज पर पहुंचा। तो अब मैंने इसलिए तुम्हारा देखा नहीं यार। एक ने और एक सवाल पूछा था तो वो भी मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कहा आज नहीं करूंगा यार, अब आज एग्जॉस्ट हो गया बिल्कुल दिमाग। तो मैं क्या छोड़ के इसको अब आगे बढ़ूं कि कोई कुछ कहना चाहता है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बस हो गया सर। लेकिन उससे एक 6 कॉमन निकल रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बट अबे अच्छा 6 मेरे पास भी आ रहा है, 192 में एक 3 का भी फैक्टर है और एक 2 का भी फैक्टर है। नहीं सर, एक एक्स्ट्रा 6 का फैक्टर है। अरे एक्स्ट्रा बेटा वो इधर का उधर चला गया होगा, तो पहले वाले में वो स्पेशल केस में आ रहा है सर, वो हर बार नहीं आएगा। हाँ वो एक स्पेशल केस में आ रहा है ना, हर बार नहीं आएगा।
इसका देखो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी टर्म्स में आएगा वो 192 आएगा। हाँ, तो 92 टाइम्स 6 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर बाद में मोटो तुम बाद में बात करना, अब बस हो गया, आगे बढ़ो। तो जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी वो मैंने सिखा दी सारे लोगों को। वो क्या ध्यान रखना सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वाड्रेटिक में भी इस्तेमाल हो सकती है, जगह जगह इस्तेमाल हो सकती है। पी स्क्वायर माइनस 1 p is greater than or equal to 5 is always divisible by 192। मतलब बड़ा सा नंबर है यार 192, इतना बड़ा नंबर, और 192 तो धोखा हो गया, ये गलत हो गया। हमेशा सर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा। नहीं 24 होना चाहिए। 24 राइट, 24 बाकी तो उधर उधर से फैक्टर आ गए थे, तो ये भी बड़ा सा नंबर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक पहला जो पार्ट था उसके बारे में, क्योंकि वो और ज्यादा एनालिटिकल है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला वाला पार्ट लिखा हुआ है वो क्या क्या कहना चाहता है कि मेरे पास ए और बी दो नंबर बिलोंग्स टू 1 2 3 4 up to p minus 1, where p is sometime belongs to, एक इंटरवल दे रखा है 5 to 100। तो 5 से 100 के बीच में ढेर सारे प्राइम नंबर होंगे, और वो बहुत सारे प्राइम नंबर लिस्ट करोगे तो बहुत ही सारे आ जाएंगे। तो मैं कुछ थोड़े बहुत लिख देता हूँ कि p की वैल्यू मेरे पास 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 17 हो सकती है, 23 हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 23 के बाद 25 29 और ऐसे 97 तक जाएंगे। हाँ बोलिए सर, इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक रेसिड्यू से कर सकते हैं सर? बताइए कैसे, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई नया बढ़िया तरीका बताए। सर मैंने सॉल्यूशन में मतलब मैंने आज कल तक मैं आपने क्वेश्चन बोला तो मैंने एक बुक पढ़ी सर नंबर 3 का, उसके बाद सॉल्व किया सर मैंने। अच्छा। उसको लगाकर। अच्छा, तो उससे आपने सॉल्व कर लिया ना? हाँ सर, मुझे आ गया सर। अच्छा, 504 आ रहा था तो मैंने उसको स्वैप किया तो 1008 आ रहा है। तुम्हारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो कैसे करेंगे? मैं एक्चुअली तुमने कोई रूल पढ़ लिया होगा, मैं वो रूल नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि देखो, परमुटेशन कमीशन इज नॉट अबाउट यू नो एवरीथिंग, यू नो हाउ टू काउंट करना आना चाहिए। यही तो मुझे समझ में आना चाहिए। मेरा मतलब इतना सेंस डेवलप हो जाए कि मैं चीजों को ठीक से काउंट करने लगूं। तो मेरा टारगेट यही था कि मैं तुम लोग काउंट करने लगो, ये बात समझ में आ जाए। तो मैंने कहा कि काउंट करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें लिख के देखते हैं। तो मैंने टू बिगिन विद मैंने कहा ए और बी कोई दो नंबर हैं जो कि इस सेट में, और बी की वैल्यू मैंने 5 के बराबर ली, तभी तो उससे कम वाले नंबर ले ली। मतलब मैं एक पैटर्न नोटिस करना चाहता हूँ कि क्या खासियत होने वाली है नंबरों की। देखो, तो मैंने कहा कि अगर नंबर का स्क्वायर किया जाए, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय, इस वाले केस में 5 से, उस जो जनरल बात लिखी हुई है वो p से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ऐसे कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं आइडेंटिफाई करना। तो मैंने कहा कि भाई इन नंबरों का स्क्वायर कर देते हैं। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर मेरे पास कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे? 1 4 9 16, और क्या इसी में बिलोंग कर रहे होंगे? अच्छा, ये वाला नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैं चाहता हूँ डिविजिबल बाय 5। एक बात पक्की है कि a स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली b स्क्वायर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 5। उसका कारण क्या? a इटसेल्फ 5 से छोटा है, उसका स्क्वायर करोगे तो जो दो फैक्टर है वो दोनों 5 से छोटे हैं, और 5 प्राइम नंबर है तो वो कटेंगे नहीं। ना तो a स्क्वायर डिविजिबल है, ना तो b स्क्वायर डिविजिबल है। बेसिकली तुमको याद होगा 2010 का जो मैंने सवाल डिस्कस किया था, उस सवाल में मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में बात करी थी, मैंने a स्क्वायर माइनस bc के बारे में बात करी थी, और अब मैं जो बात करने वाला हूं वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वो पूरी बात कंप्लीट अब हो जाएगी। तो देखो, मैंने कहा कि ना तो a स्क्वायर डिविजिबल है, ना तो b स्क्वायर डिविजिबल है। तो मैंने कहा कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा,
मतलब दोनों का रिमाइंडर का बिल्कुल 0 आना, बिल्कुल दो ना, 0 नहीं, दो भाई ऐड कर रहे हो ना, तो 0 कैसे आ जाएगा? रिमाइंडर तो पॉजिटिव आएगा। ये कैसे कर? हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने ये कैसे कर? अरे ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है यार, ये 5 है, 5 से छोटे नंबर है ये, इनका स्क्वायर करोगे तो क्या प्राइम नंबर से कट जाएंगे? अरे भाई प्राइम नंबर डिवाइड तब करेगा जब इनके पास प्राइम नंबर का फैक्टर हो, वो तो होगा ही नहीं, उससे छोटे ही हैं, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड बात है, ठीक है ना। अब जो कंक्लूजन, जो बात समझ में आई वो ये कि ना तो ये डिविजिबल है ना तो ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों नंबरों को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेंगे, मान लो इससे रिमाइंडर मेरे पास R1 मिला और इससे रिमाइंडर मिला R2, और R1 प्लस R2 इफ डिविजिबल बाय 5, this implies a square plus b square will be divisible by। अरे कैसे? सर यहाँ पे सर एक चीज थी। हाँ बोलिए। सर यहाँ तक मैं मतलब 15-20 मिनट घूमा था, फिर पहुंच गया था। हाँ। फिर सर मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था, तो पता नहीं क्यों सर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि सर अगर दो नंबर्स ए और बी ऐसे हो कि उनके स्क्वायर का सम प्राइम नंबर के इक्वल हो, तो फिर मतलब b माइनस आर ए कॉमा बी या आर ए कॉमा मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्राइम नंबर से वही मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा वो अपना ऑब्जर्वेशन है, अभी रखते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं अपनी बात बताऊं, एक मिनट रुकिए तो भाई, रुक जाइए, मैं बात तो थोड़ी सी आगे बढ़ाऊं, मैं आपकी बात सुनता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात तो पहले सुन लो कि मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर्स आ रहे हैं, ये कम से कम नोटिस तो कर लेते हैं। तो मैंने कहा नोटिस कर लेने दो भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले नंबर्स को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर्स क्या आने वाले हैं वही नोटिस करने वाला है। देखो 1 को डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, 16 को डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है? हाँ सर वो सिमेट्रिक आ रहा है। ये सिमेट्रिक आ गया ना, मतलब मुझे कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ता तो खुलना चाहिए भाई, या तो उस दिन आपने बताया ना सर उस लेक्चर में, जैसे उसमें भी सिमेट्रिक था। हाँ उसमें भी सिमेट्रिक, बिल्कुल, मतलब वही वाली बात को, इसलिए मैंने कैटेगरिकली बोल दिया कि भाई उसी लेक्चर से कनेक्टेड सवाल भी है, मैंने वो सवाल मैंने डाल भी दिया था। मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ बात मुझे दिखने लगे जिसके आगे मैं सोचना चालू करूँ, या तो मैं किताब खोल के बैठ जाऊं या गूगल में खोजना चालू कर दूं, लेकिन उससे कोई ज्ञान थोड़ा ना प्राप्त होगा, मुझे तो खुद ही जूझना पड़ेगा। भाई आप प्रयास करोगे तभी तो आपको नंबर से थोड़ा सा लगाव होना चालू होगा, तभी तो मालूम चलेगा कि आप किस रास्ते पर बढ़ रहे हो, उससे क्या मिलने वाला है। तो हम लोग तुमने थोड़ा सा खोज लिया कि भाई मेरे पास इंडिविजुअल नंबर से मिलने वाले रिमाइंडर्स इस तरीके के हैं। अगर मैंने ए स्क्वायर को ये वाला नंबर ले लिया, ए स्क्वायर 1 के बराबर हो गया, तो रिमाइंडर ये, और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास दो पॉसिबल वैल्यूज होती दिख रही हैं जिनसे रिमाइंडर 4 आने वाला है। मतलब अगर मैंने ए स्क्वायर को 1 लिया तो बी स्क्वायर मेरे पास क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, क्योंकि इन्हीं से मेरे पास 4 का रिमाइंडर मिलेगा और इसके साथ और इनसे मिलने वाले रिमाइंडर्स का सम 5 के बराबर हो जाएगा और नंबर कट जाएगा। क्या इतनी बात दिख रही है सारे लोगों को? सर एक चीज तो सजेस्ट करनी थी सर। हाँ। सर जैसे जो हम रिमाइंडर्स लिख रहे हैं 1 2 3 4, इसको जैसे 1 2 है तो उसको हमने 1 और 2 लिख लिया, नहीं 3 को हमने -2 और 4 को -1 लिख लिया। ये रिमाइंडर लिखे भाई, दीज आर द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर्स। यस सर। वो 1 2 3 4 तो ए और बी जिस सेट को बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं, उन नंबर्स का सर मैं वही कह रहा था कि अगर जैसे 1 को 1 ही लिखा, 4 को -1 लिख दिया, जैसे 5 से डिवाइड करने पे -1 रिमाइंडर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे भी सोचा जा सकता है, लेकिन ए स्क्वायर को डिवाइड करो 5 से, नेगेटिव रिमाइंडर लाके तुम ऐड करवाना चाहते हो। यस सर, तो 0 रिमाइंडर जिसमें आएगा वो केस हमारा फेवरेबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब तुम चाहते हो कि इस 5 की जगह -1 लिख दें और इस 4 की जगह भी -1 लिख दें, और ये तुमने कैसे, किस बेसिस बोला कि इसको अगर मैंने डिवाइड किया 5 से तो या तो 4 ही लिखा है,
4 आएगा रिमाइंडर इस या सेम एज की -1 रिमाइंडर है। -1 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको देख के नहीं लिख पाओगे ना ये बात। हाँ सर, इसको भी लिख सकते हैं जैसे 1 2 -2 और 1 -1 वैसे आ जाएगा। वो तो 5 से डिवाइड करने पर आएगा ए बी यस सी सर, इन नंबर्स को। यस सर। तो लेकिन हमें तो एक्चुअली रिमाइंडर्स का स्क्वायर लेना है ना, क्योंकि अगर हम जैसे रिमाइंडर्स का भी सर अगर हम स्क्वायर करेंगे, जैसे आपको 1441 जो रिमाइंडर मिल रहे हैं बिल्कुल वो सही 1 बात। -2 उसका स्क्वायर करने पर ही मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुमने कुछ गलत बात नहीं करी, तुमने जो बात बोली पाया था वैसे सही है। हाँ सर जैसे मैंने बेसिकली उस नंबर को हाँ 2 नंबर के स्क्वायर के टर्म्स में निकाल लिया हाँ सारे नंबर को, हाँ। और फिर एक नेचुरल नंबर के मल्टीपल्स में ब्रेक कर दिया सारी पॉसिबिलिटीज को। ठीक है, चलिए भाई, तो लोगों ने काफी मेहनत करी, काफी इनपुट डाल दिया है, और यहाँ से एक बात तो सारे लोगों को देखने लगी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया गया तो मेरे पास यही नंबर आ गए। इसने कहा कि ये सब पॉजिटिव रिमाइंडर है, आप चाहो तो 4 को -1 और इस 4 को -1 लिख लो, ताकि रिमाइंडर्स का सम कहाँ कहाँ 0 हो रहा है ये भी नोट हो जाए, तो इसमें भी कोई खराबी नहीं। ये 0 रिमाइंडर करना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि सम 5 का सीधे सीधे मल्टीपल आ जाए, तो 5 डिविजिबल हो जाएगा, बात एक ही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मतलब 4 को हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बोल सकते हैं। इसी को तुम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बोल रहे हो? हाँ वैसे ही। अच्छा चलो, मैंने वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू वाला टर्म के बारे में बात नहीं सोची थी, मैं तो चाहता था कि लिख के समझोगे तो यार कुछ अपना फायदा होगा। तुमने कोई किताब से टर्म पढ़ लिया तो वो तुमने याद कर लिया होगा, ऐसे हम लोग मेहनत करेंगे तो निकाल लेंगे ना। तो एक बार और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 5 के करस्पॉन्डिंग बात समझ ली, ठीक है ना। मैंने कहा लाओ 7 के करस्पॉन्डिंग भी बात सोचते हैं, तो मैंने कहा ए और बी अब की बार मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे हुए हैं, और जो पी है वो 7 है। ठीक है, अब इससे नहीं आएगा, यही तो कमाल है। मतलब अब अगर ए स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ जैसे मैंने सोचा था, मैं फिर तुम्हारा नेगेटिव रेसिड्यू वाली बात भी लिख दूंगा, इससे आ जाएगा 1 4। अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए सर, सभी नंबर्स को चेक कर देते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना। ये कैसे तुमने मालूम किया? जैसे आपने प्रीवियस में भी किया सर, 1 2 3 4 5, अगर आप 5 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया हाँ तो आपको रिमाइंडर 1 आएगा सर। ठीक बात जैसे है। हम 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, 3 आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तुमने नोटिस कर ली ना। हाँ सर। हाँ ये बिल्कुल, अरे सारे लोग नहीं नोटिस करते ना, वो तो लिखने के बाद नोटिस होगा, मुझे पहले लिख लेने दो भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, यही तो मैं सिखाना चाहता था। 1 4 9 16 25 36 ये नंबर्स हैं, और इन सारे नंबरों को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आने वाला है? 1 4, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? 2 आएगा, यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? 21 4 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अरे क्या यही आता दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, अरे क्या इनके रिमाइंडर में कोई भी 2 नंबर लो तो क्या सम कभी 7 आ पाएगा? नो सर, नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इससे फेल हो गया। हाँ सर यहाँ से सर मैंने एक चीज निकाली थी कि सर अगर कोई नंबर 4n+3 टाइप का है, हाँ तो फेल हो जाएगा सर। एक नंबर ऑड होगा हाँ और एक इवन होगा, हाँ तो सर हमेशा 4n+1 टाइप का नंबर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरे तुम लोगों ने बड़ा मेहनत कर डाली। मतलब जो सारे लोग नोटिस कर ले गए हैं, जिन्होंने काम किया है, उन्होंने क्या नोटिस किया कि P अगर मेरे पास 4k+1 के फॉर्मेट का प्राइम नंबर है, हाँ तो हर हालत में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के सेट के अंदर मेरे पास ऐसे 2 नंबर मिलेंगे जिनका सम गारंटेड 7 से डिविजिबल होगा। इसलिए मतलब फॉर्मेट सम ऑफ स्क्वायर्स का थ्योरम है सर। फिर से बोलिए। फॉर्मेट का सम ऑफ स्क्वायर्स का थ्योरम यही बोलता है सर। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट थ्योरम भी यही बोलता है। मैंने एक लेक्चर में फॉर्मेट की लिटिल थ्योरम प्रूव भी करी थी। हाँ सर जब भी जैसे हम करते हैं कि जब भी कोई स्क्वायर नंबर होता है तो वो 4 से या तो 0 या 1 रिमाइंडर देगा, तो उसके थ्रू करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी इधर से ही लॉजिक उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, मतलब तुम लोगों ने एक्चुअली
तुम लोगों ने प्रयास किया तो ये सारी बातें समझ में आ गई, और समझ में आ गई तो वो समझ, जब चीज समझ में आ जाती है तो वो आपकी अपनी हो जाती है, फिर वो किताब की नहीं रह जाती है। तो एक बार जब तुम लोगों ने प्रयास किया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ये एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज तुम लोगों को मालूम चल गई कि जितने भी प्राइम नंबर 4k+1 के फॉर्मेट के होने वाले हैं, उन सारे नंबरों के, उन सारे क्या क्या समझ में आया, उन सारे नंबरों को क्या किया हम लोगों ने, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बना है। हाँ, रिमाइंडर बना जाएगा, बिल्कुल। तो अब ये वाला एग्जाम्पल इसलिए फेल हो गया कि इसमें मेरे पास कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं मिल पाए। फिर हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल लिख लिया, भाई 13 का और लिख लेते हैं ताकि बिल्कुल कंफर्म होके आगे बढ़ जाए हम लोग। तो ए और बी मेरे पास कहाँ बिलोंग होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक चले जाएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे पास जो भी होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, 1 4 9 16 25 36 49 84 64 64 हाँ 64 81 81 100 121 और 120 कितना आएगा 144। ठीक है, इन सारे नंबरों को अब हम लोग किससे डिवाइड करने वाले हैं, 13 से डिवाइड करने वाले हैं। और 13 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आने वाला है 1 4 9, 13 से डिवाइड करेंगे 3, 13 से डिवाइड करेंगे 12, 13 26 10 आ जाएगा। अरे क्या आता दिख रहा है। और फिर यही जितने मेरे पास देखो 3 और 3 6 निकल के आ गए, और ये टोटल 12 नंबर हैं। और तुम लोगों को देखा होगा सिमेट्री आती है, देखो सिमेट्री आ रही है ना, इधर से उधर से इक्वल। तो हमारे पास 6 आ गए, उधर पे भी यही आने वाले हैं, तो इधर 10 फिर 12 फिर मेरे पास यूनिक नंबर होंगे हर प्राइम नंबर के लिए जिसका आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास ये पूरा एक सेट निकल के आ गया। और अब मैं चाहता हूं कि 13 वाले कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बन सकते हैं। तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 10 और 3, 10 और 3, मतलब अगर 20 से अलग कर दो तो इधर वाले सेट के लिए हर एक नंबर के लिए एक मिलेगा। 12 और 1 13, 9 4 13, 10 और 3 13। अरे क्या दिख रहा है ना। और वैसे ही वहां पर भी मिलेगा। अरे क्या मिलता दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर यहाँ अगर मैंने ये वाला लिया जिसका रिमाइंडर 3 आया, तो इस तरफ से एक नंबर और एक नंबर इधर से मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। हर एक के लिए 2 नंबर मिल जाएंगे, एक यहाँ से मिलाकर 1, तो यहाँ से 12 और यहाँ से भी एक 12 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ बोलिए। तो मतलब हमेशा जो भी वो सेटिस्फाई करेंगे तो सभी बी स्क्वायर के लिए p-1 यूनिक ए स्क्वायर एग्जिस्ट करेंगे ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारी थ्योरम ने भी तुमको यही बताया ना। हाँ ठीक ठीक, जो आपने बताया। अच्छा ठीक। तो इफेक्टिवली हम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर मेरे पास जो ओरिजिनल सेट दे रखा था प्राइम नंबर्स का, उसमें 4k+1 टाइप के मेरे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लिए गए। वो प्राइम नंबर्स मेरे पास क्या होने वाले हैं, वो मेरे पास आने वाले हैं, मेरे पास लिखा हुआ है 5 13 17 29 37 41 53 61, साथ में मेरे पास 73, साथ में मेरे पास 89, साथ में मेरे पास 97, ये सारे नंबर आ जाएंगे। और अब मेरे पास इन सारे नंबरों के लिए मुझे मालूम है कि अगर मैंने P5 लिया तो A और B के सेट के अंदर 4 एलिमेंट होने वाले हैं, और हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, जैसे A अगर मैं आगे लिख देता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्यों हो रहा है, इसको हटा दिया जाए, कुछ परमानेंट फिक्स हो गया। तो मतलब उनका p-1 को ऐड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, p-1 को ऐड करना है, ट्वाइस करना है। हाँ सर, मुझे पहले वो फाइंड आउट करा है सर, फिर रिवर्स करके तो बिल्कुल एक बार आगे से एक बार रिवर्स करके, बिल्कुल। तो मैं लिख दे रहा हूँ, मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर, p के केस में p जब 5 था तो उस केस में हम लोग बस आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। p 5 था तो a और b के लिए मेरे पास कितने नंबर अवेलेबल है, 4 नंबर अवेलेबल है। a को अगर मैं 4 तरीके से वैल्यूज देने वाला हूं तो हर नंबर के करस्पॉन्डिंग इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, b की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अरे क्या दिख रहा है, हेलो। यस सर। अरे ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में समझा दी थी ना। हाँ सर। अरे ये बात खत्म हो गई, मतलब क्या हुआ यस सर। कि हाँ ठीक है,
हर एक सर मैं कह रहा था कि सर हम तो ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हाँ। तो सर इसको हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि 4k+1 वाले ही होंगे ऐसे? अरे यार और ये प्रूफ बताओ, प्रूफ करवाओ। हाँ नहीं सर, मैं भी नहीं कर पाया था प्रूफ, यही प्रूफ करने में टाइम लगा था सर। हम ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रूफ कैसे करोगे यार? प्रूफ तो मैंने भी सोचा नहीं प्रूफ के बारे में। मैं बताऊं, हाँ, लगे थे इसको पूरा करने में 2 घंटे के बाद सर मुझे रियलाइज हुआ था कि 4k+1 टाइप के। मतलब रियलाइजेशन तो बात समझ में आ गई, लेकिन प्रूफ की बात चल रही है, कैसे प्रूफ करोगे? एक 2k+1 टाइप का होगा और एक 2k टाइप का हो चुकी और क्या होना है। फिर से बोलो। सर एक नंबर 2k+1 टाइप का हो, एक नंबर 2k टाइप का हो। एक नंबर 2k+1 और एक नंबर 2k टाइप का। हाँ सर, मतलब ये तो लग रहा है लेकिन एक गिवन होगा एक ऑर्डर और एक ऑर्डर। तो उससे क्या हुआ? हाँ बोलिए। सर मैं एक्चुअली प्रूफ वाली बात इसलिए कह रहा था, हाँ। क्योंकि जैसे आपने जो क्वेश्चन में लिख के दिया था, एक्चुअली माइक ऑन है किसी का एक बार। हाँ, किसी का माइक ऑन है भाई, माइक बंद कर दे यार। सर मैं प्रूफ वाली बात इसलिए कह रहा था, सर मैं प्रूफ वाली बात इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने लिखा था कि वो उसका वो होना चाहिए, p का मल्टीपल होना चाहिए, ना कि p के इक्वल होना चाहिए ना। p का मल्टीपल होना चाहिए? कहाँ पर मैंने लिखा था क्वेश्चन में? सर जो आपने कहा था कि a² + b² शुड बी डिविजिबल बाय p, हाँ, वो एग्जैक्टली p के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं है? ये तो पक्की बात है। तो सर जैसे मान लीजिए a² + b² अगर 4k प्लस मतलब 4k+3 वाले प्राइम के लिए नहीं है, हाँ। तो उस 4k+3 वाला प्राइम जैसे 7 ले ले, तो 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 14 आ जाएगा, तो वो तो फिर 4k+1 टाइप का बन गया। तो सर 4k+1 टाइप का बन गया, तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी? इसीलिए मैंने एग्जांपल लिखे हैं ना ढेर सारे। देखो जैसे ये मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ, यस ठीक है। इस वाले एग्जांपल में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने p13 लिखा। क्या तुमको लग रहा है कि कोई ऐसा नंबर a² + b² टाइप का हो सकता है जो कि इसके अंदर होने वाला है, जिनका सम करने के बाद वो 13 का मल्टीपल आ जाए? तुम यही बात बोल रहे हो ना? यस सर। 13 का मल्टीपल कभी नहीं आएगा। मतलब ये मैंने सोच लिया था, इसका मैंने प्रूव भी कर लिया था। तो क्या मैं वो प्रूव अभी सोचूं या मैं फिर बता दूंगा यार? मैं बहुत सवेरे से बाद में बता दीजिए। हाँ, मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन मतलब ये जो बात कंक्लूड कर ली हम लोगों ने, वो इस तरीके की बात कंक्लूड कर ली कि मेरे पास अगर कोई भी प्राइम नंबर, क्या हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि अगर प्राइम नंबर 4k+1 के फॉर्मेट का है और a और b जो भी नंबर हैं वो इस तरीके के सेट में है 1 2 3 अप टू p-1 तक, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे नंबरों के स्क्वायर के सम को अगर मैं चेक करना चालू करूंगा तो ये वाला नंबर गारंटेड डिविजिबल बाय p हो जाएगा फॉर सर्टेन केसेस। अरे यही तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। और हर केस में मेरे पास कितने मिलेंगे वो मैंने एग्जांपल पे तुम लोगों को दिखाया कि अगर मैंने a को 4 वैल्यूज प्रोवाइड करी तो b के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज निकल के आई। इस वाले केस में हर केस में इसी तरीके से हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है? ट्वाइस ऑफ जो प्राइम नंबर है उससे कम, प्राइम नंबर जो है उससे कम, मतलब 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर मेरे पास 16 आ जाएगा, फिर मेरे पास 28 आ जाएगा, फिर मेरे पास 36 आ जाएगा, फिर मेरे पास 40 आ जाएगा, फिर मेरे पास 52 आ जाएगा, फिर मेरे पास 60 आ जाएगा, फिर मेरे पास 72 आ जाएगा, फिर मेरे पास 88 आ जाएगा, फिर मेरे पास 96 आ जाएगा। और इस सबको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर विल बी 1008। 1008 बिल्कुल यही आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। मतलब जो मुझे बात समझानी थी वो ये 2 बातें हम लोगों ने समझ ली, वो जरूरी थी, वो कई बार इस्तेमाल हो जाती हैं सवालों में। एक बात क्या समझ में आ गई कि अगर मेरे पास p जो नंबर है वो 4k+1 के फॉर्मेट का है, तो और मेरे पास एक सेट है, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रखे हैं वो 1 2 3 डॉट 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 अप टू p-1 तक, तो हर हालत में a² + b² मैं ऐसा खोज सकता हूं जिसमें कि a और b बिलोंग्स टू s, जो कि a² + b² विल बी डिविजिबल बाय। लेकिन अगर वो p मेरे पास 4k+3 के फॉर्मेट का है तो जो s मेरे पास a² + b² ऐसा नहीं मिलेगा।
मिलेगा ही नहीं ऐसा। तो एक कंक्लूजन हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, एक और बात सारे लोगों को वो भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी प्राइम नंबर जो कि 4k+1 के फॉर्मेट का है उसको हर हालत में आई कैन एक्सप्रेस as a sum of two perfect sum of two perfect square। दोनों बातें अलग हैं। मतलब कोई भी 4k+1 के फॉर्मेट का नंबर होगा तो वो हर हालत में नेसेसिटी थोड़ी ना है। फिर से बोलिए सर, प्राइम होना नेसेसिटी है। हाँ, प्राइम होना नेसेसिटी। जैसे 29 लिखा हुआ है तो इसको 25+4 लिख सकते हो। 25 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर तुम 13 को भी लिख सकते हो। हाँ, मतलब कोई भी अगर 4k+1 नाम का प्राइम नंबर है, दिस इज प्राइम। हाँ सर, वही फॉर्मेट आपने बताया ना। हाँ, तो ये हर हालत में मेरे पास इस फॉर्मेट का होगा। लेकिन ये बात और ये बात अलग अलग है। ये तो फॉर्मेट वाली बात होगी। हाँ सर। लेकिन ऊपर वाली बात जो हम लोगों ने निकाली वो हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन समझा। वो हम लोगों ने क्या समझा कि जो रिमाइंडर्स मेरे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं उन रिमाइंडर एलिमेंट्स का स्क्वायर किया गया, फिर रिमाइंडर निकाला गया, और अगर नंबर 4k+1 के फॉर्मेट का प्राइम नंबर है तो निश्चित बात है मैं उस सेट के अंदर से कम 2 एलिमेंट जरूर खोज लूंगा। बहुत सारे इस तरीके के बनेंगे। अरे बहुत सारा बोल दिया यार मैंने, आज सुबह से मैं बोल ही रहा हूँ। अरे मैं आज ना पढ़ाऊँ तो चलेगा यार, बुरा तो नहीं मानोगे ना तुम लोग? नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, आज इतना ही पढ़ लो, बाकी अगले टाइम पे पढ़ा दूंगा। चलिए, गुड नाइट।